यस। करते हाँ बस अब मैं जरा इसको सेट कर लेता हूँ। आप कर लीजिए। निशु भी अभी ज्वाइन कर रही होगी हमें। ठीक है ना? जी बहुत बढ़िया है। ठीक है। हेलो निशु। अच्छा निशु आ गई ना? निशु नहीं है मेरे ख्याल से अभी शायद। हम्म, ठीक है शायद अब। निशु भी आ रही होगी। नहीं हेलो नहीं, सभी अभी को। नहीं। निशु नहीं आई है शायद। शायद उसने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ आ गई। नहीं नहीं, हाँ, आ गई आ गई। नमस्कार सभी को जो हमें अभी जुड़ रही हैं। निशु ने ज्वाइन नहीं किया। आई कांट। हमारी एक साथी अभी ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। निशु लिख रही है पर मैं ठीक है। उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। अच्छा उसको तो इसमें दिख भी नहीं रही है। मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं शायद निशु। नहीं अभी अगर होती तो दिख जाती पर वो आई नहीं। नमस्कार सभी को। हम हमारी एक साथी के जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रही है हमारे साथ। एक बार कॉल करके देखिए। वो लगातार ट्राई कर रही है पर जुड़ नहीं पा रही। नहीं जुड़ी अभी भी।
हम बस 2 मिनट और इंतजार कर रहे हैं, फिर हम नहीं होगा तो शुरू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो हम शुरू करते हैं और बीच बीच में हम कोशिश करते रहेंगे कि निशु भी हमारे साथ जुड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार शिव नारायण जी। जी वैसे तो नमस्कार। आपको किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं अपने साथियों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आपका परिचय बिल्कुल देना चाहूंगी। तो शिव नारायण जी जो है वो पिछले 2 दशक से ज्यादा उन्हें अनुभव है शिक्षा और प्रकाशन के क्षेत्र में। उन्होंने काफी सारे लोगों के साथ काम किया है और फिलहाल वो जो है फिलहाल वो भोपाल में रहते हैं और काफी लंबे समय से एकलव्य फाउंडेशन के साथ उन्होंने काम किया है। इसी के चलते काफी सारे प्रकाशन से जुड़े उन्होंने काम किए हैं। लगभग 100 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी संचालन से जुड़े परियोजनाओं के साथ शिव नारायण जी जुड़े रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किताबों का संपादन, अनुवाद तथा संयोजन के काम किए हैं। प्रकाशन टीम के साथ रहते हुए उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री का निर्माण पिछले 2 सालों से उन्होंने करना शुरू किया है। उन्होंने भाषा, बाल साहित्य, पुस्तकालय, समुदाय से जुड़े आदि काम के प्रमुख आदि के दायरों में उन्होंने प्रमुख रूप से काम किया है। एकलव्य में काम करने के दौरान ही अलग अलग राज्यों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ सामग्री निर्माण में भी इनको महारत हासिल है। छत्तीसगढ़ राज्य की एनसीईआरटी के साथ ओडीएल परियोजना के तहत डीएड के पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण के काम भी शिव नारायण गौर जी अक्सर करते रहते हैं। इनको कहानियां सुनाना और किस्से लिखना आदि अच्छा लगता है। किस्सों की एक जल्द ही किताब इनकी प्रकाशित होने भी वाली है और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम सब उसको पढ़ना चाहेंगे। अखबारों और पत्रिकाओं में अक्सर काफी गहन मुद्दों पर आपके लेख छपते रहते हैं और जनसत्ता, नई दुनिया, आह जिंदगी, मधुरिमा, दैनिक भास्कर, कथा देश, सुबह सवेरे, चरखा, सर्वोदय, प्रेस सर्विस आदि में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। द बुक रिव्यू पत्रिका व कुछ अखबारों के लिए भी आपने किताब की समीक्षाएं लिखी हैं। तो इसी के साथ शिव नारायण जी हम आपका हमारे लाइफ में खूब सारा हाँ, करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। और एक तो ऐसा है कि आपने परिचय में मुझको बड़ा अम, ऐसा दर्जा दे दिया, वैसा है नहीं, है ना। मैं एकदम सामान्य जो है वो कार्यकर्ता हूँ, है ना। और पढ़ना लिखना मेरा शौक है, उससे मैं जुड़ा रहता हूँ। आप सब लोगों का प्यार जरूर जो है वो मिलता है ना। खासतौर पे पिछले कई सालों से जो अलग अलग जगह काम करने वाले लोगों के साथ एक जुड़ाव जो है वो बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझको यहाँ बुलाया है। तो हम करते हैं बातचीत। बिल्कुल, जी तो जी। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम अक्सर आम रहते रहते ही कब खास हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, पर वो बिल्कुल सामने वाले को ज्यादा पता चलता है कि जब वो आपके बारे में पढ़ते, सुनते, आपके काम को देखते हैं। तो आप खास हैं हमारे लिए, इसीलिए आप यहाँ पर हैं और हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपके अनुभव के साथ। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि आपके बचपन में आपने किस तरीके की कहानियां और किताबें पढ़ी थी और
उन्होंने किस तरीके से आपकी जो सोच है उसको गहराई दी। हम्म, ठीक है। तो एक तो हमारे पास शायद 1 घंटे का समय होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि हमने 5-10 मिनट लेट शुरू किया क्योंकि कुछ हाँ, तकनीकी दिक्कतें थी, तो तो हम पाँच थोड़ा, दस मिनट ऊपर होगा। बिल्कुल उस तरह से जी, ही थोड़ा बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल। एक तो ऐसा है कि आपने बचपन का से शुरू किया है। तो मेरा बचपन एक गांव में गुजरा है पूरा। होशंगाबाद जिले का एक गांव था हिरनखेड़ा। जी, वहां जो है मैं एक तरह से, तो मतलब आप एक संयोग कहिए कि जो शुरुआती माहौल जो था गांव के स्कूल का, तो हुँ, हमारे स्कूलों में एक लाइब्रेरी तो थी, पर वो जी, लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए नहीं उपलब्ध थी। वो ओ लाइब्रेरी होती थी केवल शिक्षकों के लिए, है ना। और हुँ, शिक्षक भी उसमें आमतौर पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हमारे वहाँ जो स्कूल का जो प्यून थे, उनके पास उसकी अलमारी की चाबी जो है वो होती थी और उसमें ताला बंद रहता था। हुँ, तो उस बीच लेकिन एक बहुत ही कमाल का काम ये हुआ कि एकलव्य की चकमक पत्रिका, मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते ही जी, हैं। तो बिल्कुल। चकमक हमारे स्कूल में जो है वो आती थी। हुँ, और चकमक स्कूल में आती थी, और चकमक भी आमतौर पे जो होता था कि वो एक कॉपी आती थी, तो इतने सारे बच्चे हैं तो किसी को बहुत देखने का मौका तो नहीं मिलता था। पर जो शिक्षक थे, उनके बेटे के पास वो उसकी प्रति आ जाती थी। हुँ, और उससे मेरी दोस्ती थी, और उसको कोई ऐसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। ओह! तो मुझको वो देखने सुनने का मौका जो एक तरह से चकमक का जो है वो मिला। तो यदि मैं कहूँ कि एकदम पहले इंटरेक्शन की तरह से देखूं, तो चकमक एक जो है वो उसका बड़ा योगदान रहा हुँ, है। चकमक से न केवल पढ़ना, बल्कि लिखने हुँ, का भी एक तरह से शुरुआत का मौका जो है वो मिला बिल्कुल। है। और मैं चकमक पढ़ता था। मेरे घर में पिताजी को पढ़ने का खूब शौक था, लेकिन बहुत किताबों की उपलब्धता उस तरह से नहीं होती थी। और हुँ, वो खुद का उनका पढ़ने का शौक था, लेकिन वो हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए उनको लगता था कि कोर्स की पढ़ाई ज्यादा हुँ, करें। हुँ, तो वो हुँ, पढ़ने वो देते थे जो उनको लग रहा है कि कोई स्थापित लेखक है जिसको वो जानते हैं, हुँ, कि तो उसकी किताब जो है वो हम पढ़ सकते थे। तो मैं मेरे को शुरुआती 2-3 चीजें याद हैं कि एक तो सत्य के प्रयोग मुझको पिताजी ने लाके दी, गांधी की, है ना। तो गांधी जी की जो है सत्य के प्रयोग हमने थोड़ा मजे से पढ़ी। तो हुँ, पहले शुरुआती इंटरेक्शन जो है चकमक के बाद यदि आप देखें। और दूसरा एक और किताब लाके दी थी जो मतलब मुझको थोड़ा याद है, वो मालगुडी डेज। अरे वाह! तो दूसरी मालगुडी डेज एक किताब थी। और फिर क्या हुआ कि उसी का टीवी पे सीरियल भी आता था एक, है ना। हुँ, मालगुडी डेज उन दिनों एक सीरियल टीवी पे आता था, तो हमने किताब पढ़ी, सीरियल देखा। तो एक तरह से देखें, फिर वो स्वामी और उसके दोस्त जो एक और किताब उनकी थी, वो हमको कहीं से मिली। तो एक हुँ, तरह से बहुत शुरुआती दौर में देखें तो हमको एक और बहुत बढ़िया मतलब रहा कि जब हम लोग मिडिल स्कूल में गए थे ना, तो एक किताब चलती थी जिसका नाम होता था सहायक वाचन। तो हुँ, सहायक वाचन मेरे ख्याल से अभी तो शायद नहीं चलती है, पर हम लोग जब पढ़ते थे तो सहायक वाचन चलती थी। और सहायक वाचन का एक बहुत बढ़िया चीज ये होती थी कि उसकी परीक्षा नहीं देनी होती थी। तो सहायक हुँ, वाचन जो एक किताब होती थी जिसमें कहानियां होती थी, वो कहानियां आप पढ़ सकते हैं और उसकी कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं। तो हुँ, सबसे ज्यादा जो डर जो स्कूल पैदा करता है पढ़ने का, वो परीक्षा के कारण पैदा होता है। बिल्कुल। और सहायक वाचन की परीक्षा नहीं होती थी, तो हम लोग जो है उसको पढ़ते थे। हुँ, दूसरा जो है, हम मतलब मेरा मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, तो हम हुँ, लोगों का एक पढ़ना जो होता था कि जो पाठ्य पुस्तक होती थी ना, तो उसको भी हम परीक्षा के बाद पढ़ते थे, खासतौर पे भाषा की। क्योंकि उसकी जो हाँ, कहानियां उसमें होती थी ना, वो कहानियां हमको लगता था परीक्षा के समय पढ़ने में उतना मजा नहीं आता था, हुँ, तो परीक्षा के बाद पढ़ते थे। तो हर साल की मतलब मैंने आमतौर पे अपनी भाषा की किताबें जो है वो कभी आमतौर पे होता था ना कि आप अगली क्लास में चले गए तो पिछली क्लास की किताब आप किसी को दे देंगे हुँ, या रद्दी में भेज देंगे। पर मैंने कभी भी भाषा की किताबें नहीं बेची। वो भाषा की किताब मेरे लिए हमेशा जो है वो कभी काम आने वाली किताब होती थी, है ना। और हुँ, काफी सारे जो शुरुआती मतलब हम आपने जो पढ़ाई है कि मान लो प्रेमचंद को आप पढ़ रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक से जो है प्रेमचंद आपके सामने आ रहे हैं। हरिशंकर परसाई को यदि पढ़ रहे हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं, तो ये सब इनका जो हुँ, जो स्थापित साहित्यकार हैं आज के दौर के, वो उनको भाषा की किताब से हमने जाना। हुँ, तो वे सब कहानियां, वो सब किताबें हमको असल में पाठ्य पुस्तकों ने भी दी, लेकिन वो पाठ्य पुस्तकों ने परीक्षा के थोड़ा
बाद की दौर में हम्म ना। हम्म एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती थी, अभी थोड़ा सा कम हो गया है हालांकि। मैंने अभी रिसेंटली एक लेख आया मेरा, इसमें आहा जिंदगी में छपा था, जिसमें मैंने कुछ ऐसे सवाल भी रखे हैं कि आमतौर पे हम कहते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, तो ये शायद ठीक नहीं है, ये बहुत बायस्ड स्टेटमेंट है। हम्म, क्योंकि आज के बच्चों का जो बचपन है और हमारा जो बचपन था, वो दो अलग अलग तरह के बचपन के दौर रहे हैं। हमारे बिल्कुल। पास यदि आज के मौके भी होते और फिर भी हम उसको चुनते, तो हम कहते कि हाँ, वो वाला अच्छा था। बिल्कुल। तो वैसा नहीं है, इसलिए हम्म क्या है कि मुझको लगता है कि आज का बचपन भी आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हमारा बचपन उस दौर का बचपन था जो हमारे लिए जो है वो अच्छा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हुई है, जो गांव गांव में होती थी, मतलब अब वो भी एक उस रूप में नहीं है, हम्म कि आमतौर पर गर्मी की छुट्टियों में लोग लाइब्रेरी शुरू करते थे। तो अब हम्म, जगह जगह पे जो है ना, गर्मी के 2 महीने तक, और उसमें होता क्या था, आमतौर पे तो कॉमिक्स वगैरह होते थे, जी। है ना। तो आप कॉमिक्स जो है वो पढ़ते थे, और वो बड़ा रोचक, मतलब वो पढ़ने की आदत विकसित करने में उन कॉमिक्सों का बड़ा महत्व एक तरह से मैं देखता हूँ। हम्म थोड़ा जब हम बड़े हुए, खास तौर पे मतलब मेरे ख्याल से मिडिल स्कूल में ही रहे होंगे, तब हमको एक चस्का लग गया गुलशन नंदा जैसे लेखकों के उपन्यास पढ़ने का। और वो हम्म जो उपन्यास हैं, वो गजब की उनमें क्षमताएं हैं कि उनको यदि आप पढ़ना शुरू कर दें, तो जब तक आप पूरा ना पढ़ जाए ना, पढ़ लें, तब तक जो है वो आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो इतना बिल्कुल। कशिश जो है वो उन उपन्यासों में जो है होती थी, और बड़े बड़े होते थे। मतलब वो आपने, पता नहीं, हम्म, आपने भी देखे ही होंगे मेरे ख्याल से। अभी आजकल जी। बहुत कम नजर आते हैं हाँ वैसे, लेकिन हाँ। सुरेंद्र मोहन पाठक का हुआ करता था, गुलशन नंदा के थे, ऐसे तमाम तरह के जो है वो तो एक तरह से देखें तो इनने हमको थोड़ा उकसाया पढ़ने के लिए, हम्म है ना। पढ़ने की आदत जो हम्म है बनाने में इनका काफी जो है वो योगदान रहा है। तो यदि बचपन का पढ़ने के बारे में बात करेंगे तो कुल मिला के ऐसा है। आ, हम्म। मैं इसी से मेरे मन में एक और सवाल आ रही हाँ कि बताइए। आपका जो भी बचपन का अनुभव रहा, हाँ। कहानियां पढ़ने का, उपन्यास पढ़ने का, इस सब ने आपकी अभी की लेखनी की भाषा और आपकी जो अभी शैली है लेखन की, हम्म। उसको क्या किसी तरीके से आपको लगता है कि वो उस बात ने उसको प्रभावित किया? हाँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग जी इस लिहाज से भी है कि शुरुआत में जब हम लोग जो है ना पढ़ते थे, तो बड़ा प्रभाव होता था मानकीकरण का, जो मानक भाषा एक होती ना। और जी मुझको लगता है सबसे कठिन और मुश्किल भाषा जो है वो मानक भाषा जो है वो है। बिल, आज भी आप कोई भी गजट का या मतलब जो राजपत्र होता है उसकी कॉपी पढ़ें, तो बिल आप उनको समझने के लिए आपको शायद डिक्शनरी की जरूरत वो, होगी, हिंदी हाँ, भाषा को आम समझने के इंसान लिए। तो उसको नहीं हाँ। समझ सकता, वो जिस तरह की भाषा तो होती है। तो क्या हुआ कि शुरुआती दौर में हम लोगों को, मतलब शिक्षक भी कहते थे कि आप शुद्ध भाषा में, इवन शुद्ध लेख नाम का एक वो होती थी एक्सरसाइज, कि आप अच्छा लिखिए, मतलब जी वो इस जी। तरह का जो है ना। हम्म तो वो जो अच्छा लिखने का था, वो उसका मतलब हो जाता था कठिन लिखना, कि हम्म आप जितना कठिन लिखेंगे उतना अच्छा। तो ये हम्म जो मिथ था, ये एक मिथ जो है वो एक तरह से शुरुआती दौर में क्रिएट हो रहा था। और हम जब लिखना शुरू किए तो हमने भी थोड़ा उस तरह की तरफ जाने लगे थे। लेकिन बाद में जो है वो एक बहुत मतलब जो हुआ है कि मैं असल में बुंदेलखंडी मेरी मातृभाषा है ना। तो हम्म मैं मदर टंग मेरी बुंदेलखंडी है, होशंगाबाद के आसपास के इलाकों में हम्म बोली जाती है। इधर सागर की तरफ भी बुंदेलखंडी भाषा जो है वो चलती है, तो बुंदेलखंड का एक बड़ा इलाका है। तो हमारी जो भाषा थी वो बुंदेलखंडी भाषा थी। तो बुंदेलखंडी भाषा में क्या होता है कि हम लोग बहुत सरल ढंग से बोलते हैं। तो बहुत सारी भाषा की पेचीदगियां जो है ना, वो असल में हम्म बुंदेलखंडी में नहीं होती। जैसे मेरा नाम हम्म शिव नारायण है, लेकिन कोई मुझको शिव नारायण नहीं कहेगा, शिव नारायण कहेगा। हम्म तो ये जो सा और शाह का फर्क है ना। हम्म हम होशंगाबाद कभी नहीं कहते, हम संगाबाद कहते हैं गांव में लोग, है हम्म ना, कि संगाबाद हम्म जा रहे हैं, है ना। संगाबाद हम्म, मतलब उसका नाम है होशंगाबाद, जी। है ना। तो इतना मतलब बहुत उसमें नहीं जाते हैं, बहुत हम्म सरल ढंग से चीजों को जो है वो एक तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझको बहुत थोड़ा बाद में समझ में आया हम्म कि वो सरलता का जो है ना वो अपना महत्व है। और वो जो फ्लेवर है ना, वो फ्लेवर जो है ना वो तो एक तरह से देखें तो वो बचपन की जो भाषा है, वो आज जब मैं लिखता हूँ तब मेरे लिए हम्म बहुत कमाल की होती है। हम्म, कि आप कभी मेरा लिखा यदि पढ़ेंगे कहीं भी ना, तो उसमें आपको बुंदेलखंडी फ्लेवर मिलेगा, है ना। जी। मेरे मेरे किसी भी लेख में आपको दो चार
शब्द जो हैं वो जरूर मिलेंगे जो बुंदेलखंडी भाषा के होंगे। हम्म। वैसे तो जैसे मेरे एक लेख पे रमाकांत अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी में जी भाषा जी। भाषाविद हैं, हम्म। तो मैंने एक लेख लिखा था चकमक में, और मेरे जी। एक लेख पे रमाकांत जी ने एक लेख लिखा था। तो उसमें उनने इसी चीज में लिखा था कि जो लेख है उसमें कितनी भाषाओं के शब्द आ रहे हैं, है ना। हम्म। वो चकमक में दोनों छपे थे, मेरा लेख भी चकमक में छपा था, और फिर जो है वो हम्म। रमाकांत जी का लेख भी उसी हम्म। चकमक में छपा था, जिसमें उनने उसको कोट किया था कि ये एक लेख है जो ऐसे शुरू होता है, और इसकी आप शुरुआत की 4 लाइन पढ़ेंगे तो कितनी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल एक तरह से हम्म। आता है। तो वो एक्चुअल में जो बहुभाषिता की बात कर रहे थे कि ये जो भाषा है उसमें जो फ्लेवर है ना, जो हम्म। गंध है, वो गंध कैसे अलग अलग जगह से आती है। तो एक्चुअल में ये जो शुरुआती जो है, मुझको लग रहा है कि इसने बहुत कमाल का जो है मुझको ये दिया है। दूसरा फिर ये भी हुआ कि कुछ लोग हैं जिनने असल में जिनके कारण भाषा मेरी काफी अच्छी हुई। जैसे हमारे एक जिनको मैं काफी सम्मानीय ढंग से अभी याद करता हूँ, कि सुरेश दीवान है हमारे एक साथी, है ना, अभी भी गांव जी। में रहते हैं होशंगाबाद के पास के। वो बहुत कमाल का लिखते थे, मतलब वो देशा संवाद नाम की हम एक पत्रिका निकालते थे, तो उसमें उनके वो एडिटोरियल लिखते थे, और कभी आप उनकी भाषा पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल की भाषा होती है। हम्म। और ये हमने और जो लोगों से, यदि मान लो मैं ऐसे दो चार नाम आपको गिनाऊं कि हमारी जो भाषा में किनके किनके योगदान रहे, तो जैसे आप अनुपम मिश्र जी की किताब देखें, है ना, जी। राजस्थान की रजत भूजे हैं आज भी खरे हैं तालाब, हम्म। तमाम उनकी जो भी किताबें हैं ना, बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हम्म। सरलता है, ये थोड़ा बाद में आई, है ना, पहले थोड़ा कठिन भाषा की तरफ गए। तो यदि आप ये पूछें कि बचपन ने मतलब क्या दिया है, तो मुझको लग रहा है कि वो पढ़ना, और चूंकि आप तो हम्म। थोड़ा जानती हैं भाषा और उस सब के बारे में, कि एक्चुअल में हमारा भाषा और विचार जो है वो तो बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, कि हम जी भाषा जी। में ही विचार हम्म। करते हैं, हम सोचते भाषा में, है ना। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सोचने की प्रक्रिया में बुंदेलखंडी कवि जो है वो रची योगदान। बसी होगी। तो वो जो हम्म। सोचना है और उसका फिर शब्दों में ढलना है, एक तरह हम्म। से देखें तो इस रूप में जो है वो आता है। तो इसने मेरे ख्याल से एक कमाल का जो है वो काम किया है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बड़े-बड़े लेखकों के नाम जिनके आपके भाषा के ऊपर जिनका असर है, आपने पढ़ा भी, उनके साथ काम भी करा, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा। अब आपने चकमक का ज़िक्र करा, तो उससे मैं आपके अभी वर्तमान जीवन से जुड़ा कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगी कि जरूर जैसे जरूर। आपने एकलव्य फाउंडेशन के साथ आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है ना? तो इस दौरान आपने बच्चों के लिए जो सामग्रियों का निर्माण एकलव्य करते हैं, उसमें आपका क्या योगदान रहा? किस तरीके से आपने उसमें सहयोग किया? अच्छा, तो असल में मेरा काफी लंबा समय जो है वो प्रकाशन टीम के साथ ही गुजरा है। हुँ। और प्रकाशन टीम के साथ गुजरा है, तो जैसे हम मान लो 35-40 किताबें साल भर में छापते हैं, जी। लेकिन 35-40 किताबें छापने के लिए कम से कम हम 300 पढ़ते होंगे। तो हमारे पास बिल्कुल। ढेर सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हुँ। आती हैं, और उनमें से हम कुछ जो है वो तैयार करते हैं, एक तरह से देखे जाए तो शुरुआती दौर में जब मैं सक्रिय रूप से इस टीम का ही हिस्सा था, एडिटोरियल टीम का, बाद में मेरे काम और भूमिकाएं थोड़ी बदली, तो उस हुँ। दौर में हमको खूब सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक तरह से देखना, और एक मैन्युस्क्रिप्ट जिस पे हम किताब बना रहे हैं, लेकिन जो चार जिनको हम पढ़ रहे हैं जिनकी किताब नहीं बना रही हैं, वो भी हमको काफी चीजें समझने और सीखने का मौका जो है वो देती हैं। हमको हुँ। समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही हुँ। है ना। तो उस गड़बड़ को तलाश पाने का मौका एक तरह से जो है वो मिलता है। और जब हम साहित्य की चैत की बात करते हैं, मतलब लिटरेचर में एक खास बात होती है कि बिटवीन द लाइन टेक्स्ट जो है, हुँ। मतलब जो बात कही जा रही है बिल्कुल। पर जो नहीं कही जा रही है, जो कही जा रही में कहीं छुपी है, उसका बड़ा महत्व है ना। तो बिल्कुल। लिटरेचर आपको वो विचरण करने के मौके जो है वो एक तरह से देता है। और जैसे हम कहते भी हैं कि जो अर्थ ग्रहण है वो पाठक करता है ना। मतलब जी। लुई रोजनब्लाट को यदि आप पढ़ेंगे तो वो पूरा उसकी ट्रांजेक्शनल थ्योरी जो है वो एक तरह हुँ। से ये कहती है
कि पाठक जो है वो एक तरह से अर्थ गढ़ता है, निर्माण में। वो निर्माण करता है, अर्थ का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो। तो इसमें एकलव्य में रहते हुए और किताबें बनाते हुए मेरे ख्याल से काफी सारी किताबें हैं जिनमें हम शुरू से एक तरह से जुड़े रहे हैं। कई बार होता है कि लेखक जिस रूप में भेजता है, हमको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत लग रही है, तो उनके हम्म साथ संवाद करना होता है। खास तौर पे क्या होता है कि जो नए लेखक हैं, मतलब जिनका ज्यादा पढ़ने की प्रक्रिया और लिखने की प्रक्रिया के शुरुआती दौर हैं, तो वो अंत को बड़े खुशनुमा अंत की तरफ चीजों को ले जाते हैं ना। हम्म तो हमेशा बिल्कुल। अंत जो है वो खुशनुमा हो, जरूरी नहीं कि बहुत ही बढ़िया अंत हो रहा है। हम्म पर कहानी के स्ट्रक्चर में चीजें जो है वो कितनी कमाल की दिख रही हैं, कितना स्पेस अंत के लिए भी मिल रहा है, हम्म कि क्या किसी कहानी का अंत भी और सोचने का मौका जो है वो दे रहा है। तो मुझको लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो छोटी छोटी, कई बार हम लोग ऐसा करते भी थे कि एक आध कोई किताब आई और बहुत अच्छी लग रही किताब, पर उसमें कुछ बातें ऐसी आ गई हैं जिनके कारण हमको लग रहा है कि उनको बदलनी चाहिए और लेखक तैयार नहीं, कि नहीं। हम्म तो ऐसी स्थिति में किताबें जो है वो एक तरह से चली भी गई हमारे हाथ से, कि नहीं छपी हैं, हम्म है ना, या मतलब बाद में हो सकता है कि वो कहीं छपी हो, हमें देखने का मौका न मिला हो। तो ऐसी स्थिति भी जो है कई बार जो है वो बनती है। तो एक तरह से हम एकलव्य में कहते हैं कि हम केवल किताब को प्रकाशित नहीं करते हैं, हम किताब को विकसित करते हैं। तो हम्म डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, तो काफी लंबा लंबा समय कई बार लग जाता है, कि कई बार हो सकता है कि किताब आपने शुरू की और उसको आने में 1 साल का समय लग जाए, है ना, है ना। हम्म तो इतना लंबा समय भी लग जाता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 साल तक एक ही किताब पे काम चल रहा है, और जी। किताबों पे काम हम्म चलते रहता है, वो कहीं और चली गई है, लेखक के पास चली गई है, वो उस पे पुनर्विचार कर रहा है कि किस रूप में जो है वो ले जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो वो कई बार जो होता ही है कि बहुत लंबा लंबा समय जो है एक तरह से ले लेती है। हम्म तो वो एकलव्य का मैं यदि आप कहूँ कि हम जो है ना किताबों के निर्माण की प्रक्रिया में जो है वो होते हैं। और ऐसे ही मतलब अनुवाद, जैसे बहुत सारी अनुवादित किताबें हमने छापी हैं, है ना। तो जी अनुवादित किताबों में भी अनुवाद मतलब एकदम लिटरल ट्रांसलेशन तो होता नहीं जी। है ना। वो ट्रांसलेशन पे मतलब, बल्कि मैं अभी बीच में एक दो जगह मैंने ट्रांसलेशन पे कुछ सेशन लिए थे, तो हम्म उसका एक पीपीटी था जो बनाया था। तो उसका पहला चित्र जो था वो था कि मान लो आपके पास एक शर्ट है और आपको उसका फ्रॉक बनानी है। तो अब जी। यदि आपको शर्ट का फ्रॉक बनानी है का मतलब ये है कि आपको कई जगह से चीजें काटनी पड़ेगी, जगह निकालनी पड़ेगी, नए सिरे से उसको सिलना पड़ेगा। कुछ चीजें गड़बड़ आ गई तो उसको थोड़ा डिजाइन की तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो वो एक बिल्कुल। तरह की अनुवाद की प्रक्रिया में भी ना, कि कोई एक रूप है और उसको जब आप दूसरे रूप में ले जाते हैं तो वो उतना ही खूबसूरत लगना चाहिए। वो ऐसा न लगना चाहिए कि कुछ थेगड़े लगे, थेगड़ा पता नहीं, थेगड़ा समझते होंगे ना आप, कि फटी अटपटा। चीजों में अपन को जो अलग। हाँ हाँ तो कोई थेगड़े ना दिखते हुए उसमें खूबसूरती दिखनी चाहिए, कि वो हम्म जो थेगड़े हैं वो खूबसूरती का काम जो है वो कर हम्म पाए। तो वो एक हम्म तरह से होता है। तो काफी मतलब मेरे ख्याल से उसमें लंबी चर्चा की जा सकती है, पर हम थोड़ा यदि मान लो तो कुछ और अपने पास समय ज्यादा आप, होगा तो फिर। हाँ हाँ, हाँ, तो बताइए। आपकी बात से आप कभी ट्रांसलेशन के बारे में हमें बता रहे थे, तो मैं काफी समय से कुछ लोग जो प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, संपादक हैं, में भी करते हैं, उनसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, और आपसे अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं पूछ रही हूँ कि वो जो एक फ्रेज है ना, लॉस्ट इन हम्म ट्रांसलेशन, कि हम्म आप अनुवाद करते करते कहीं आपने उसका मजा खो दिया, तो हम्म। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, मतलब कैसे उससे बचा जाए, क्या करा जा सकता है कि। तो हम्म मतलब देखो, वैसे तो ऐसा है कि मैं बहुत ऐसे अनुवाद का काम कर रहा हूँ या मैं बहुत कोई ट्रांसलेटर हूँ, वैसा नहीं है मामला। कुछ हम्म किताबें मैंने अनुवाद जरूर की हैं बच्चों की, मेरे ख्याल से 8-10 एक किताबें होंगी जिनके अनुवाद किए हैं। हम्म तो जो अच्छे अनुवादक हैं, जो इसके पंडित हैं, जो इस विधा के जानकार हैं, वो शायद इस विषय पे ज्यादा बताएंगे। लेकिन यदि मान लो एक एडिटर के नाते मैं बात करूं, तो क्या है कि जो आपकी अनुवादित भाषा है वो मूल भाषा की तरह से लगने लगे, कि आपको हम्म कहीं ऐसा ना हो कि उसको पढ़ते हुए ओरिजिनल देखने की जरूरत पड़ेगी, यार असल में कहना क्या चाहता है।
तो हम्म मुझको लगा कि यदि वो करना पड़ा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो हम्म ना जाना पड़े और वो आपको पूरा फ्लेवर जो है उसका अपनी भाषा का जो है वो मिल पाए, है ना। तो वो एक मुझको लग रहा है कि थोड़ी जटिलता होती है। लेकिन जो लोग मतलब, तो इसलिए क्या होता है कि यदि आपका जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसमें अच्छी अच्छी पकड़ बहुत जरूरी है हम्म ना। तो मान लो मैं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, तो हिंदी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ जो है वो होनी चाहिए, है ना। हम्म मैं अंग्रेजी को समझ पाऊँ, मुझको अंग्रेजी हो सकता है कि उस तरह से लिखना ना आता हो जैसे अंग्रेजी भाषी लोग लिखते होंगे। हम्म लेकिन यदि मैं उसको ठीक से समझ पा रहा हूँ और उसको जो है वो रूपांतरित कर पा रहा हूँ और उसको मूल रचना की तरह मैं ट्रीट कर पाऊँ, तो वो बहुत कमाल का होता है। हम्म और मेरे पास अभी शायद उदाहरण के लिए कोई किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, पर हम देखेंगे कि बहुत सारी अनुवादित किताबें ऐसी होती हैं कि उनके जो मूल वर्जन है उससे भी अच्छी लगती है। तो आप उसको हम्म ओरिजिनल पढ़ेंगे ना, उसमें उतना मजा नहीं आएगा जितना आपका अनुवाद में मजा आएगा, है ना। हम्म तो हम्म, अभी मेरे को अंत तक यदि ऐसी एक दो किताब के जी नाम जी। का ध्यान आ गया तो मैं जरूर हम्म बताऊंगा। पर ऐसी बहुत किताबें जो है वो होती हैं कि अनुवाद जो है वो असल में ओरिजिनल लगने लगता है और हम्म आपको वो एहसास ही नहीं होता कि वो अनुवाद है। तो इतना हम्म कमाल का काम, जो मैं वही कह रहा था ना कि यदि आप एक शर्ट के कपड़े से एक फ्रॉक बनाना चाहते हम्म हैं, तो वो फ्रॉक उतनी ही खूबसूरत जो है वो होनी चाहिए। रूप उसका जरूर जो है वो बदल जाएगा, है ना। तो अनुवाद हम्म में मुझको लग रहा है इस तरह की चीजें, उस भाषा का, उस जगह की चीजें। जैसे मैं आपको एक किताब बताऊं कि एक जापानी कविताओं का संकलन हमने छापा था, मैं हाइकू। ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। नहीं, नॉट हाइकू, मैं ढूंढ रहा हूँ हम्म नाम से छापा था। और हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुई थी घटनाएं, उन पे एक आर्थर बेर्नार्ड है, उनने एक कविताओं का एक संकलन था। और उसको तोमोको किकुची, दिल्ली में ही रहती हैं, आपके वहीं रहती हैं, हम्म तोमोको किकुची एक स्कूल में वहाँ पढ़ाती हैं दिल्ली में, उनने अनुवाद किया था। और आप हम्म उनको रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप मतलब हिरोशिमा की चीजें हैं, लेकिन आपको भारत में पढ़ते हुए वो एहसास हम्म जो है वो नहीं होगा कि हम्म किसी बाहर की जगह की। तो वो एक तरह से एक अपनापन, एक जुड़ाव जो है वो बना पाती हैं। तो हम्म, अनुवाद का कमाल तो वही है कि आपको वो ओरिजिनल लगने लगे। बिल्कुल। तो अब इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि साहित्य और बाल साहित्य और भाषा, और मैं वापस दोहराती हूँ, साहित्य, बाल साहित्य और और भाषा। भाषा हाँ। शिक्षा समाज के आपसी संबंध को कैसे और ज्यादा सुदृढ़ कर सकती है और ज्यादा बेहतर कर सकती है? इस हम्म। पर आप अगर अपने हमें अच्छा विचार अच्छा, बता पाए। ठीक बात है। मतलब आपने तीन चार चीजों को एक साथ जोड़ा है। हम्म, तो एक तो असल में क्या हो रहा है कि हालांकि फिर लंबी चर्चा का एक विषय है कि ये जो जी साहित्य और बाल साहित्य का बंटवारा है ना, ये असल में एक डिस्कोर्स है अपने आप में, है जी। ना। तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि बाल साहित्य को बहुत अलग करके जो है साहित्य से नहीं देखा जाना चाहिए। हम्म साहित्य और बाल साहित्य मतलब के में जो एलिमेंट हैं वो लगभग एक ही है ना। कि हम्म आप कविताएं पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि बच्चों का साहित्य भी बड़ों को भी उतना ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हम आप भी बच्चों को साहित्य पढ़ते हैं, हम्म है ना। बच्चों की किताब, हम ढेर सारी जो किताबें छापते हैं वो केवल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको बड़े भी पढ़ते हैं, है ना। हम्म तो ये जो बाल साहित्य और साहित्य को थोड़ा यदि अपन ऐसे ही करके देखें तो हो सकता है। दूसरा है कि यदि मान लो बाल साहित्य का बात भी करनी हो ना, हम्म तो हम ऐसा मानते हैं कि जो बच्चों की रचनाएं हैं हम्म उनमें स्पेस और ज्यादा होना चाहिए। स्पेस माने जो बिटवीन द लाइन टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था, कि सोचने विचारने के कितने मौके बाल साहित्य जो है हमको दे रहा है। तो अभी एकलव्य में जब हमारे पास कोई रचनाएं आती हैं तो उसको चयन करते हुए हमारा एक आधार ये भी होता है कि ये पाठक को कोई स्पेस दे रही है रचना या नहीं। मतलब सब हम्म कुछ कह दे रही है जैसी है क्या, है ना। तो यदि सब कुछ कह दे रही है तो फिर तो उसमें कुछ बचा नहीं कहने के लिए ना। तो यदि मान लो उसको पाठक पढ़ेगा भी तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला हम्म जिसके लिए वो पढ़े, है ना। हम्म और ये एक बहुत मुश्किल जो होती है, और खास तौर पे हम जब बात करते हैं ना कि अ, आप स्कूल में देखेंगे तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि इस कहानी से
हमको कौन सी शिक्षा मिल रही है, बच्चों को कौन सी शिक्षा मिल रही है। ये बड़ा जटिल चीज है। क्या शिक्षा मिल रही, जैसे बिल्कुल ही आप शिक्षा मिल रही की तरफ जाते हैं ना, तो फिर बच्चे उस रचना को खारिज कर देते हैं, और वो बिल्कुल। पढ़ना फिर बहुत पसंद जो है वो नहीं करते। तो मुझको लग हम्म, रहा है कि शिक्षा जो मिल रही है वो तो हर रचना से शिक्षा मिल रही होगी, लेकिन वो बिल्कुल। शिक्षा ऐसी गुथी हुई है ना कि उसको अलग से निकाल देना कि भैया अब ये पढ़ लिया और अंत में आजकल तो किताबों में कुछ नीचे लिख रहता है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि, है ना, हम्म, हमें बड़ों से बदतमीजी नहीं करना चाहिए या ईमानदार होना चाहिए ना। अब जी इसका कोई मतलब नहीं, मिल भी रही है तो उसको बताने का क्या मतलब है कि, बिल्कुल। है ना। क्योंकि ये क्या होता है ना कि ये जब आप जैसे ही इनको इस तरह के रूप देने लगते हैं, वो खारिज जो है वो हो जाती है ना। तो एक बात तो ये है। तो हम्म, असल में तो शिक्षा के साथ साहित्य और बाल साहित्य का बहुत गहरा जुड़ाव है। हम्म, हम्म, और खासतौर पे किसी भी विषय की शिक्षा में यदि आप देखेंगे तो साहित्य जो है वो बहुत अहम भूमिका जो है निभाता है। अहम भूमिका इस मायने में भी निभाता है कि साहित्य असल में हमको सोचने का मौका देता है ना। साहित्य हमारा हम्म, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग बिल्कुल। करता है ना। तो हम्म, उसमें भी यदि मान लो हम ऐसे करें कि थोड़ा फिक्शन नॉन फिक्शन की बात भी करें ना, कि खास तौर पे फिक्शन की तो अहम भूमिका है आपके पर्सपेक्टिव बनाने में और आपको सोचने का और मौका देने में, है ना। नॉन फिक्शन भी आपको इंगेज करता है ना, आपकी जानकारियां जो है वो बढ़ाता है। कई बार आप कुछ करने के लिए उसको जब इन्वॉल्व होते हैं, मान लो ओरिगामी की किताब बना रहे हम्म, हैं ना, तो हम्म, ओरिगामी की किताब में जब आप पढ़ के कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट एक तरह से साहित्य जो है वो कर रहा होता है। हम्म, तो अब आप यदि मान लो इसको शिक्षा की तरफ लेके जाए, मान लो, है ना, मैं शिक्षा की कुछ बेसिक चीजों की बात करूं ना, तो बिल्कुल। शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाने की बात करते हैं, है ना। हम्म, या अपन कहें कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। या परिचित से अपरिचित की ओर जा रहे हैं, ठीक जी। है ना। तो क्या होता है कि ये जो अपरिचित है, ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना जो है ना, ये जो आपका लिटरेचर का छुपा हुआ क्षेत्र जो है वो वही है ना। तो आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं जो दिख नहीं रहा है ना। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, हाँ हाँ, दो लाइन के बिटवीन बीच द में जो छिपा हुआ बीच अर्थ है में जो वो लाइन है ना, समझना। तो मुझको लग रहा है कि यदि वो क्षमताएं जो है वो आपकी विकसित। विकसित होने लगे, और आमतौर पे किताबें जो है वो भूमिका निभाती हैं, है ना। बिल्कुल। कि अभी आप जब जाएंगे और आप मतलब जैसे मान लो मैं ऐसी बात करूं कि हम ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं ना, तो वो हम्म, गांव के बच्चे जो है ना, उनकी भाषा को लेके काफी सारे सवाल लोगों के होते हैं, है ना। खासतौर पे जो शहरी और ग्रामीण में बंटवारा करके हम जब देखने लगते हैं ना, मानक तब, भाषा का वही फिर हाँ, द्वंद्व आ जाता होगा वहां मतलब पर। मानक भाषा का एक वो आ जाता है। दूसरा ये होता है कि एक पता नहीं आपने सोशलॉजी और लैंग्वेज में यदि मान लो थ्योरेटिकल चीजें देखी होंगी, तो एक हम्म, बर्नस्टाइन का लेवलिंग थ्योरी है ना। तो हम्म, बर्नस्टाइन की लेवलिंग थ्योरी एक्चुअल में भाषा के इन्हीं पहलुओं को उजागर करती है कि वो जो हम्म, बच्चे जिनको आप खारिज कर रहे हैं उनके पास एब्स्ट्रैक्ट में काफी चीजें हैं, हम्म, मतलब जो बाहर नहीं आ हम्म, रही हैं, लेकिन असल में अंदर हैं उनके, है ना। हम्म, दूसरा ये कि वो आपको बहुत बराबरी से देख के बात कर रहे होते हैं, मतलब वो आपके साथ जब हम्म, बात करेंगे तो वो ऐसा मानेंगे कि जो उन्हें पता है वो आपको भी पता है ना। जी। तो फिर हम बराबरी से जो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक बहुत ही मानकीकरण की होता तो बहुत शुद्धता के साथ एकदम व्यवस्थित, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत खराब है और वो नहीं होने चाहिए, पर मैं ये कह जी, रहा जी। हूँ कि शुरुआती बच्चों को खासतौर पे अपनी भाषा के साथ जुड़ाव बनाने के मौके तो मिलने ही चाहिए, है ना। तो जी। एक तो देखें कि शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो जब मैं कह रहा हूँ कि साहित्य के साथ में कैसे जुड़ाव देख रहा हूँ, इसी हम्म, तरह से भाषा के बारे में भी हम बात करें, है ना। हम्म, कि भाषा माने भाषा एक तो वही हो रहा है कि पढ़ने बोलने का जो आपका हो रहा, सुनना बोलना, बेसिकली तो सुनना और बोलना ही जो है वो और देखना, है ना। तो हम्म, देखना सुनना बोलना जो है वो एक तरह से स्वाभाविक क्रियाएं हैं। पढ़ना और लिखना जो है वो एक तरह से हमको सीखनी होती है, वो एक तरह के टूल्स हैं, है ना, जो हम्म, बेसिक इंस्टिंक्ट की तरह नहीं है। वो शायद हमको सीखने पड़ते हैं, तो वो हम सीखते हैं। हम्म, तो एक तो ये हुआ कि भाषा में जब आप कह रहे हैं कि सोचना भाषा में होता है ना। तो यदि आपको कोई लिटरेचर सोचने का मौका दे रहा है तो ऑब्वियसली वो हम्म, भाषा के साथ काम कर रहा है ना।
तो साहित्य को, जैसे मैं अपने बचपन के बारे में जब मैं बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि हम पाठ्य पुस्तक को परीक्षा के बाद पढ़ते थे, है ना, गर्मियों की छुट्टी होती थी और एक दौर में जी। काफी लंबी छुट्टी होती थी। अब तो खैर उतनी हम्म। छुट्टियां नहीं मिलती हैं, पर पहले जो है वो 2 महीने से भी ज्यादा की छुट्टी जो एक तरह से मिल जाती थी, और उस छुट्टियों में हम लोग वो सब किताबें पढ़ते थे। तो हम्म। वो जब हम किताबें पढ़ते थे तो वो किताबों को पढ़ना एक तरह से भाषा को समृद्ध करना भी एक तरह से होता है। तो हम कह रहे हैं कि हम्म। भाषा की, यदि मान लो आप क्लास में बजा रहे हैं और कोई ऐसी किताब पढ़ी जा रही है जो आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर की है, तब भी असल में भाषा ही का काम हो रहा है ना। तो बिल्कुल। आपने कोई साहित्य ले गए हैं और कोई बच्चा फ्लुएंट रीडर बन रहा है, तो यही बात तो असल में पाठ्य पुस्तक कह भी रही ना, कि वो पढ़ना सीख पाए, है ना। बिल्कुल। तो यदि वो किसी और किताब से पढ़ना सीख रहा है तो भी आपका लर्निंग आउटकम नाम की एक अच्छी। चीज शिक्षा में होती ना। हम्म। तो आपकी जी। लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव आप कर रहे हैं, है ना। तो अभी लेकिन क्या हो रहा है कि हम शायद उस तक जाने की कोशिश थोड़ा बहुत सुनियोजित नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो सुनियोजित प्रयास यदि कहें कि भाई आपका एक लर्निंग आउटकम मान लो एक बच्चे के लिए है कि उसको बातचीत करना और सुन के समझना आना चाहिए, है ना। जी। तो ये केवल टेक्स्ट बुक नहीं देगी, टेक्स्ट बुक के अलावा भी चीजें दे सकती है ना। और हम्म। उसमें फिर हम मैं कहता हूँ कि साहित्य और बाल साहित्य का जगह जो वो एक तरह से बनती है। खूब हम्म। सारी किताबें मतलब यदि आपके पास हों तो स्वाभाविक है कि आपका सीखना जो है वो बेहतर हो सकता है। मतलब हम्म। मैं एक और यदि उदाहरण दूं तो मेरी बेटी जो है अभी तो कॉलेज में है, वो जेएनयू में पढ़ती है दिल्ली में। हम्म। मैंने देखा कि जब वो स्कूल गई तब तक उसको पढ़ना आ गया था, और हमने किसी ने उसको पढ़ना हम्म। सिखाया नहीं। वो पढ़ना सीख गई थी, किताबें देख देख के पढ़ना सीख गई वो, है ना। केवल हम्म। हम किताबें साथ में पढ़ते थे, घर में होता था कोई पोस्टर लगा है उसको उसको पढ़ रहे होते थे। तो एक तरह से देखें तो पढ़ना सीखना और फिर पढ़ना जो है, उन दोनों में जो है वो एक तरह से किताबों का काफी हम्म। महत्व है। तो साहित्य और बाल साहित्य को भाषा के विकास में, शिक्षा में मुझको लग रहा है कि काफी जोड़ के जो है वो हम्म। देखा जाना चाहिए, और हम वैसे देखते भी हैं जी। बिल्कुल। तो आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली जो मेरे लिए बहुत बड़ी है कि पढ़ने को पढ़ना ही सिखा सकता है। हाँ, यस। तो जब पढ़ना तक पढ़ने से ही आएगा, जैसा बिल्कुल। तैरना तैरने से आता है। बिल्कुल। तो हाँ। कृत्रिम रूप से हम पढ़ना एक हुनर की तरह नहीं सिखा सकते कि आप पहले कभी पढ़ा नहीं और अचानक से आज हमने बोला कि हम्म, ठीक है आज से तुम्हें पढ़ना आ हम्म, जाएगा। तो वो हम्म, नहीं हो सकता, जो अक्सर अभिभावकों का भी कंसर्न रहता है जिन स्कूलों में हम काम करते हैं कि हिंदी भाषा पढ़ नहीं पा रहे। तो वो तो वही हमारे वही बोलते हैं कि पढ़ेंगे नहीं जब तक तब तक कैसे सीख बिल्कुल। पाएंगे। दूसरी जरूरी बात जो मुझे आपकी अभी की बात से समझने को मिली कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसकी बात करते हैं कि क्या शिक्षा मिली, तो वो पूछना हम्म, जो है वो हम्म, उस पढ़ने के अनुभव को अपने आप में रोक ही देता है, खत्म कर देता है, बिल्कुल रोक क्योंकि देता है उसको। अ, हम ये मानते हैं कि हम्म, जो रीडर है वो भी उस टेक्स्ट का अपने आप कोई अर्थ निर्माण करेगा। और बिल्कुल। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि मैंने एक कहानी में एक शिक्षा दी थी, हर बच्चे को वो शिक्षा तक पहुंचना ही पहुंचना है, हम्म, तो वो फिर ये कहना कि हर रीडर अपना अर्थ निर्माण कर रहा है, उस बात को काट देगा। बिल्कुल, हो सकता है बिल्कुल, कि मेरे लिए वो शिक्षा मायने ही ना रखती हो कि बड़ों का आदर करना चाहिए उस हम्म, कहानी से, बिल्कुल पर सही। मुझे कुछ और मिला। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और ये एक बहुत जरूरी चीज की तरफ आपने हमारा ध्यान लेकर आप गए। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा ये है कि वो लोग जो बाल लेखक हैं या बड़े हैं और वो बच्चों के लिए भी लिखना चाहते हैं, वैसे तो आपने बोला कि साहित्य और बाल साहित्य में कोई अंतर है नहीं, पर फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि हमको बच्चों के लिए लिखना है, तो आप किस तरीके की युक्तियां हमें सुझाना चाहेंगे उन सब लोगों को जो लिखने का थोड़ा प्रयास करना चाहते हैं कि बच्चों के लिए लिखें, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हुए लिखें? हम्म। तो खैर अगेन मतलब ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है ये, क्योंकि मैंने खूब सारा लिखा होता, मान लो बच्चों के लिए कहानियां लिखी होती मेरी 100-200, और फिर मैं यदि इसका जवाब देता तो एक अलग चलिए बात थी। मैं तो सवाल लेकिन बदलती हूँ। नहीं नहीं, आप अगर सवाल देने में जवाब मैं अपने आंसर फिर भी देता हूँ ना।
तो मैं मैं बड़ों का कर देती हूँ हाँ, कि नहीं, अगर नहीं, नहीं, बड़ों के लिए आप लिख रहे हैं तो क्या युक्तियों का हाँ, इस्तेमाल नहीं, आपको तो करना मैं केवल लिखने को दो तरह से देख के बात कर रहा था कि है? जी। एक तो फिक्शन और नॉन फिक्शन को अलग अलग करके यदि मान लो हम देखते हैं, तो मैंने काफी सारा नॉन फिक्शन जो है वो लिखा है ना। जी। फिक्शन में मेरा जो है वो बहुत कम लेखन है। हम्म। केवल किस्से हैं जो मैंने लिखे हैं, वो भी एक्चुअल में देखें तो नॉन फिक्शन की तरीके से हैं, है ना। जैसे हम्म। मेरी एक किताब जो है वो बहुत पहले छपी थी, जिसका नाम था जूझते लोग, है ना। वो हम्म। लोगों के इर्द गिर्द थी, बड़े लोगों के, जो कुछ जिनको लोग समाज एक के अलग ही कर देता है कि यार ये तो बहुत पागल टाइप के काम करते हैं। तो उस हम्म। पागलपन में क्या है उस पर मैंने लिखा था। और जो तो लेकिन मुझको ये लगता है कि बच्चों के लिए जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो एक तो बच्चों को खूब सारा पढ़ने की प्रक्रिया मेरे को लग रहा है कि किसी भी लेखक को जरूर करनी चाहिए। हम्म। आमतौर पे हम थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं लिखने की, और पढ़ना जो है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो यदि मान लो मैंने 100 किताब पढ़ी हैं और मैं फिर एक किताब लिखने के बारे में विचार करूं, तो हो सकता है कि मेरा ये जो अनुभव है वो काफी रिच अनुभव एक तरह से जो है वो हो गया है, हम्म। जो मुझको कुछ विचार देगा, कुछ लिखने के मौके देगा। तो तो एक है कि पढ़ना जो है वो मेरे ख्याल से जरूर जो है होना चाहिए, कि जितना ज्यादा जो है पढ़ना। दूसरा, आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो क्या बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन जो है वो हो पा हम्म। रहा हो, यानी कि हम्म। आप बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार रहे हों, अपनी किसी रचना को लेके ही गुजार रहे हों, है ना। तो दूसरा क्या होता है कि आमतौर पे कई सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जो बड़े ऐसे लिख रहे होते हैं कि बच्चों को अलग करके, मतलब वो बचपन में जाके बच्चों के लिए लिख रहे हो जैसा नहीं हो पाता, वो बड़ों की तरह से बच्चे के लिए लिख रहे होते हैं। तो फिर वो हम्म। अगेन वैसे ही हो जाता कि इस किताब से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बड़ा कोई वो कहने लगता कि देखो तुमको ऐसा करना चाहिए ना, हम्म। कि रोज सवेरे जल्दी उठ के जाते हैं फलाना ढिमका जो भी। हम्म। तो मुझको लग रहा है फिर हम बड़े की तरह से जो है वो उसको ट्रीट करने लगते हैं। तो बच्चों की रचनाएं लिखते हुए मुझको लग रहा है कि वहां आना जहां बच्चे हैं, है ना। तो हम्म। वो एक तरह से देखें तो काफी महत्व की चीज है। दूसरा ये कि शुरुआती बच्चों के लिए यदि हम लिख रहे हैं मान लो, है ना, हम्म। हम मान लो बहुत 10 एक साल तक के बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं, तो थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी समझना, बच्चे के बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास को समझना, और उसका थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो है वो बहुत कठिन चीजें नहीं बना देना, कि मतलब आम भाषा, सरल भाषा में कैसे बात कही जा सकती है। और फिर इस तरह से जैसे हम हमारे यहाँ बहुत सारे हमने कविता पोस्टर निकाले लगाए हैं ना। तो जैसे एक कविता पोस्टर है, क्यों जी बेटा राम सहाय, इतनी जल्दी कैसे आए, अभी तो दिन के 2 ही बजे हैं, कहो आजकल बड़े मजे हैं। तो हम्म। कितना सारा इसमें स्पेस जो है वो बच्चों को अपना मिल रहा हम्म। है ना। तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चों को बच्चा समझ के ट्रीट नहीं करना, कि आप बड़े हैं और बच्चे अलग हैं। तो आपको खुद को बचपन में जीने का एक एहसास जो है वो होना चाहिए। और फिर यदि हम्म। आप लिख रहे हैं, जैसे बहुत सारा लिखा, मतलब श्रीपाद श्रीपाद जी का आप पढ़ेंगे, है ना। और कितने सारे लेखक हैं जिनने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत सर्वजरदार सक्सेना को यदि हम हम्म। देखेंगे। अभी देखें तो प्रभात की काफी सारी जो है ना, कृष्ण सुशील शुक्ल शुक्ल। के काफी सारी कहानियां, कविताएं, हम्म। है ना, जो काफी बच्चों को जो है वो जोड़ पाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि नए लेखकों को खूब खूब पढ़ना, बच्चों के साथ हम्म। थोड़ा इंटरेक्शन करना, उनके साथ जुड़ना, बच्चों को बच्चे समझ के ट्रीट नहीं करना, है हम्म। ना, उनको ऐसे ट्रीट करना, उनका वजूद जो है वो होना चाहिए। हम्म। उनके वजूद को खारिज करके आप जो है वो नहीं बात कर सकते। तो यदि आप इसका ख्याल रखेंगे तो शायद बेहतर रचना जो है वो निकल पाएगी। और हम्म। कई बार होता है कि बहुत सारा लिखने के बाद कोई एक आध कमाल की चीज आ जाए, है ना, जरूरी नहीं। तो हम्म। ऐसा नहीं कि हर चीज लिखी है तो बिल्कुल तभी हो गया। जाएगी। तो हम्म। उसका मतलब जैसे मैं ऐसे ही एक मुझको क्या हुआ कि अभी पिछली बार शायद राजेश उत्साही जी आपके सेशन में आने वाले थे, आए थे ना शायद, मेरे ख्याल से उनसे बात। हाँ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत थी अच्छा, तो नहीं उनको हम लाइव पर ला ही नहीं पाए। बहुत कोशिश करी हुआ। बट नहीं हो पाया। तो उनके फिर साथ कोई मैं और तरीका तो ढूंढेंगे। मैं जो जी। है वो ऐसे ही उनका क्या हुआ कि वो उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनने
गुलजार साहब का कुछ जिक्र किया, तो गुलजार साहब के साथ वो कभी आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि साहब आप लिखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई लिखता हूँ तो मेरा एक गीत यदि बन जा रहा है तो हो सकता है कि 50 मेरे जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, तब एक सेलेक्ट हो रहा हो। तो यानी कि हम्म। जरूरी नहीं कि आपका हर रचना उतनी स्तरीय हो जाए। तो एक तो नियमित अभ्यास जो है वो लगातार करने का जो है वो हो जाए कि कहानियां हम्म। आप लिख रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, और कहानियां बिल्ड होती रहती ना, कि वो कई कई दिन में एक तरह से बनती हैं, उनके रूप बदलते हैं, है ना। आज वो जी। अभी मतलब जिस रूप में है, जरूरी नहीं कि आप लिख रहे हैं तो उसी रूप में जाए, है ना। तो उनको साझा करना, जैसे अभी हमारी एक साथी नीतू है, नीतू यादव हमारे साथ में ही हमारी कलीग हैं, हम्म। वो लिखती हैं, है ना। तो अब वो अपने बच्चों के साथ वो जो उनके मन में गड़ रही होती हैं वो सुनाती हैं, अपने बच्चों को सुनाती हैं, बात करती हैं। फिर हम्म। उनको थोड़ा समझ में आता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ कुछ और आना चाहिए। तो एक तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपका कितना हो पा रहा है, और उस इंटरेक्शन के बाद आप रचना विकसित कर रहे हैं क्या, है ना। तो हम्म। ऐसा बहुत मतलब कोई ऐसी लाइन नहीं है कि मैं आपको किसी को सिखा दूं कि कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि वो सिखा हम्म। देने से पहले तो मुझको खुद को सीखना पड़ेगा ना, मुझको कुछ काम करके बताना पड़ेगा, तब यदि हम्म। मैं कहूंगा तो वो बात मजबूत होगी। पर बहरहाल इतना तो कम से कम जो है वो किसी भी लेखक को करना ही चाहिए, बच्चों के लिए लिखने जी। वाले खास। जी, बिल्कुल। तो इसी बात से निकल के आपने बहुत सारा कार्य पुस्तकालयों के साथ, लाइब्रेरी योजनाओं के साथ भी आपने किया है। तो मेरा अगला सवाल कुछ उसी से जुड़ा हुआ है कि आपके अनुसार भारत में जो पुस्तकालय हैं और जो हम्म। पाठक हैं, उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए या क्या किया गया है पहले समय में? अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें बता सकें। हाँ। तो सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, और इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय की जो है वो काफी अहम भूमिका जो है वो हो सकती है और होनी हुँ। चाहिए। खास तौर पे इसलिए भी कि जब हम देखते हैं और हम पालकों को आमतौर पे दोषी ठहरा देते हैं कि वो उनके पास पढ़ने के लिए बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं या वो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको वो चैलेंज भी समझना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ आजीविका एक बड़ा चुनौती है, स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है ना। जी। और इसके बाद जो है वो शिक्षा की तरफ तीसरे पायदान पे शिक्षा में जो है वो जाते हैं एक तरह से। हुँ। तो जब उनके पास सामग्री नहीं है तो वो माहौल हो सकता है कि आज मैं मेरे घर में जो माहौल मुझको नहीं मिल पाया, मैं वो अपने बेटी के लिए जो है वो एक तरह से क्रिएट कर पाया, हुँ। कि मेरे पास मतलब कम से कम नहीं कुछ तो 3,000 किताबें मेरे पास मेरी लाइब्रेरी हुँ। में, अपनी लाइब्रेरी में होंगी, जी, है दिख ना। रही है पीछे। हाँ हाँ, दिख रही है, मतलब ऐसी जहाँ जैसी दिख रही है ना, हुँ। वैसी जो है वो पूरे घर में जगह जगह है। इधर आप देखोगे तो ये वाले कोने में भी किताबें अरे किताबें वाह! नजर आएंगी हुँ। आपको। वो किताबें जो है वो तो मैंने ये कर लिया, लेकिन ये हर जगह शायद संभव नहीं हुँ। होएगा, है ना। तो एक हुँ। गांव में रह रहे हैं, किताबों की उपलब्धता नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय मुझको लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण एक चीज जो है वो होती है। हुँ। आ, स्कूलों में पुस्तकालय जो है वो कई जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पुस्तकालय नहीं है। पर मुझको लग रहा है कुछ ढांचे हैं जिन पे हमको देखना चाहिए कि जहाँ पुस्तकालय एक अनिवार्य हिस्सा यदि बन पाए, जैसे पंचायत लेवल पे हो सकता है ना। हुँ। तो मान लो ग्राम पंचायत में, हर पंचायत में एक पुस्तकालय है, तो गांव के लिए कम से कम एक पुस्तकालय उपलब्ध हो रहा है। ऐसे हुँ। ही स्कूलों में यदि हर स्कूल में पुस्तकालय बेहतर बने, तो वो भी वहाँ एक तरह, तो वो जो माहौल हम घर में नहीं दे पा रहे हैं वो शायद पुस्तकालय जो है वो दे पाएगा। हुँ। और एक दौर में ये काफी होता था, जैसे मैं अपने अनुभव का बताऊं कि मैंने अपना गांव गांव में पढ़ाई करने के बाद में 11वीं मतलब 10वीं तक स्कूल था हमारे यहाँ, और फिर हम एक कस्बा है पास में सिवनी मालवा, वहां पढ़ने गए। तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने वहां की। तो वहां एक गांधी वाचनालय हुआ करता था जो रोज शाम को खुलता था, है ना। तो वो नगर पालिका थी, नगर पालिका का अपना वाचनालय था, और हम रोज शाम को जो है वो वहां जाते थे। तो वहाँ हमारा एक दो घंटे बहुत सारे अखबार आते थे उसमें गुजरता था, बहुत सारी किताबें होती थी उनमें गुजरता था। ऐसे ही जब मैंने वहां पढ़ने के बाद में कॉलेज के लिए मैं होशंगाबाद आ गया, तो होशंगाबाद में काफी सारे पुस्तकालय थे। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हर जगह होती थी, है ना। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अभी भी है शायद, मुझको मालूम नहीं अभी है। कितनी एक्टिव है। एक हुँ। मराठी वाचनालय करके जो है हमारे शहर में हुआ करता था, हुँ। एकलव्य की अपनी लाइब्रेरी थी जिससे मैंने बहुत कुछ पढ़ा और
समझा सीखा। एक हमारे यहाँ पार्क था होशंगाबाद में, नेहरू पार्क, अभी भी है नेहरू पार्क। तो नेहरू पार्क में एक पुस्तकालय होता था। तो वो हम्म। पुस्तकालय में जो है वो खूब सारी किताब होती थी, खूब सारे अखबार होते थे। तो लोग वॉक करते थे, घूमते थे उसमें, और फिर अपना थोड़ा आराम करने के लिए बैठते थे तो उनके सामने कोई किताब होती थी, अखबार होता था, हम्म। तो वो पढ़ सकते थे। तो मुझको लग रहा है ये जो एक माहौल था, ये माहौल पुस्तकालय जो है वो दे सकता है। तो हमारे हर शहर में जो है वो पार्क सरी की जगह होती हैं, हर गांव में पंचायत के स्ट्रक्चर हैं, स्कूल के स्ट्रक्चर हैं, आंगनबाड़ियां हैं, है ना। तो ये जो ढांचा है पूरा, जो पूरे देश में फैला हुआ है, हमको लग रहा है इसमें एक चीज यदि हम जोड़ दें कि सबके साथ में पुस्तकालय की एक अनिवार्यता हम कर दें, है ना, और अच्छी किताबें जो है वो ला पाए। एक तो क्या होता है ना कि पाठक बनाने के लिए किताबें अच्छी होना बहुत जरूरी है। यदि मान लो बिल्कुल। आपको पहली किताब ऐसी मिल जाए जो बहुत ही बोरिंग है, तो आपको लगेगा कि हर किताब ऐसी होती होगी, है ना। हम्म। तो फिर आपको वो पढ़ने की आदत बनना बहुत मुश्किल जो है वो हो जाएगा। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी अच्छी चीजें यदि उपलब्ध कराएं पूरे देश में, तो पुस्तकालय से जो है वो बड़ी क्रांति मुझको लग रहा है कि लाई जा सकती है। केरल वगैरह में हम देखें, केएसएसपी का जो अनुभव है कि उन्हें हम्म। जगह जगह जो है वो लाइब्रेरी तैयार की। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग गांव गांव में, जो 100 गांव में जो हम लोग काम कर रहे थे, अभी भी लगभग 80 गांव में कम्युनिटी लाइब्रेरी है जो एक क्लब चला रहा है। बच्चे ही संचालित करते हैं लाइब्रेरी को, है ना। तो मुझको लग रहा है कि ये एक हिस्सा है जो काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा नीतिगत स्तर पे भी इस पे काम किया जाना चाहिए कि पॉलिसी जो है हम्म। वो बनाई जाए, हम्म। किताबें अच्छी जो है वो उपलब्ध करा पाए हम। तो यदि ऐसा करा पाए तो पुस्तकालय जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हम्म। बहुत आपने उम्दा बात कही। अ, अब क्योंकि हमारा समय जो है धीरे धीरे हम्म। हम अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप आज के बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, या हम जैसे आम लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं हो, तो आप क्या देना चाहेंगे? असल में तो संदेश, अब मैं तो क्या संदेश दूंगा, लेकिन हाँ, एक तो मुझको ये लग रहा है कि यदि हम सही में बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं और बच्चों को का विकास देखना चाहते हैं, तो हम्म। बच्चों के स्वाभाविक विकास को मौके देना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुश्किल जो है, जो मैं फील करता हूँ, है ना, कि भाई पेरेंट्स जो है या शिक्षक जो है कई मर्तबा रोक देते हैं बच्चों को। तो स्वाभाविक विकास के मौके कितने बच्चों को मिल पाए, वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। तमाम तरह के काम इस पे जो है वो हुए हैं। मतलब चाहे आप जीन प्याजे ने तो खैर केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेके बात की, पर वाइगार्ड्स की जैसे बात कर रहे हैं कि आप एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर पाए। किताबें जो है वो एटलीस्ट देखने के लिए, मतलब मैं अभी, मेरा एक हरियाणा का बहुत मजेदार अनुभव है। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं, पर मैं नहीं नहीं, आप ले सकते हैं कुछ, समय। हाँ, जैसे एक शिक्षक से हमारी मुलाकात हुई, एक गांव के स्कूल में वो पढ़ाते हैं। तो उनने क्या किया कि कुछ किताबें लाए दिल्ली जाके, है ना, कुछ मेरे ख्याल से 100 200 या 500 किताबें कुछ लाके, और एक उनने कमरे की मांग की स्कूल में कि एक पुस्तकालय के लिए बस एक कमरा दे दीजिए। कमरे में बस किताबें फैला दी, और जो है वो एक नीचे दरी वरी जो है बिछा दी। तो मैं जब पिछली बार उनके साथ उनका इंटरव्यू कर रहा था एक्चुअल में, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने कैसे, मतलब पढ़ने की आदत कैसे बनाई बच्चों की, लेकिन तो उसने कहा पढ़ने की आदत बनाने के लिए हमने कुछ किया नहीं। हमने ये किया कि लंच के ब्रेक में क्या है, बच्चों को खाना के बाद में थोड़ी नींद आती थी। तो हमने सबसे कहा कि यदि आपको सोना है तो ये वाला जो कमरा है, यहाँ के आप सजाइए। अरे तो वाह। उसमें किताबें फैला दी, है ना, जगह जगह किताबें हैं। तो अब आपको क्या होता है कि आपको नींद तुरंत तो आ नहीं जाएगी, नींद नहीं आ रही तो आप देखेंगे। तो हम्म। किताब आपने उठा ली, आप देखने लगे। अच्छा, वो सर जो थे, वो टीचर जो थे ना, वो भी वैसे ही जाके लेट जाते थे, और एक किताब अपने हाथ में ले लेते थे। हाँ। और जो है वो एक तरह से किताबें जो है वो खुद भी देख रहे होते थे, बच्चे भी देखने लगते थे। कई बार किसी बच्चे को अच्छी किताब हाथ लग गई तो वो उसको पढ़ने लगता था, और जब अच्छी किताब हाथ में लग गई, पढ़ने लगा, तो उसको लगा कि यार और किताब पढ़नी चाहिए, शायद किताब ऐसी अच्छी होती होगी हम्म। सब, है ना। तो ये देखिए कि वो सर जो हैं, उनने एक माहौल बनाने का बड़ा काम किया, है ना। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि बड़ों को माहौल देने की प्रक्रिया में थोड़ा बढ़ना चाहिए हम्म। कि स्कूल कोई माहौल दे पा रहा है क्या, खूब सारी किताबें दिख रही हैं क्या। मैं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए कि बच्चों से कहिए कि आप पढ़िए किताब जाके,
कम से कम देखने के लिए सामने दिखें, जी तो हो सकता है जी। कि बच्चे खुद ब खुद जो है वो पढ़ने लगेंगे। तो एक होगा कि हमारा जो रोकना है ना। दूसरा ये कि कई बार हम बच्चों की किताबें चयन जो है करते हैं, पर बच्चों को कभी शामिल नहीं करते हैं। तो उनको भी बिल्कुल। थोड़ा शामिल करने दीजिए। जैसे हम्म अभी हमारा जब ये चकमक क्लब जो चलते हैं जब गांव में, 100 गांव में, तो हम किताबें जब यहाँ से जाती हैं, तो हम बच्चों को बुलाते हैं कि आप आइए, किताब अपने लिए चुनिए, और हम्म ऐसा चुनिए कि आपके साथ के सब बच्चे इनको पढ़ पाएं। हम्म तो वो दिन भर लगाते हैं, कुछ किताबें चुनते हैं, है ना। तो ये जो एक एक तरह का एक मौका बच्चों को जब मिलता है और शामिल होते हैं, निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, ना, तो मुझको लग रहा है कि कई बार होता है ना कि छोटे छोटे निर्णय प्रक्रियाओं में हम बच्चों को खारिज कर देते हैं, उनकी कोई जगह नहीं होती, है ना। हम्म एक्चुअल में उनकी जगह, उनका वजूद, मतलब उनको हमको एक एक तरह का जगह जो है वो देनी होगी खुद के लिए, है ना। हम्म मतलब इवन जैसे हम लोगों ने घर भोपाल में जब लिया था, तो मेरी बेटी शायद 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। तो हम लोग घर ढूंढ रहे थे, और कई घर हमको पसंद आ गए थे, उसको पसंद नहीं आ रहे थे, तो हमने वो घर नहीं लिया, है ना। अरे, तो हमने उसको बड़े फैसले में मतलब एक तरह से हम्म शामिल किया, और ये जो घर जब हमने लिया, ये उसको जब पसंद आया कि हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है पापा, तो फिर हम जो है उसकी तरफ आगे बढ़े। हम्म तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के सब फैसले में आप कहें, लेकिन बच्चों को शामिल करना, उनकी जगह जो है वो बनाना, तो मुझको लग रहा है पेरेंट्स को जो है वो उसका स्पेस देना चाहिए। उनको महत्व जो है वो दिया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, है ना। बिल्कुल। और ये जो एक हम नकलीपन क्रिएट करते हैं, है ना, कि कोई पेरेंट्स आया तो पेरेंट्स पूछेगा, बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है। अब पेरेंट्स के पास कोई यदि मान लो कोई आया है, तो उसको पापा का हम्म नाम तो पता है ना। तो पापा का नाम पता है, तो आप बच्चे से पूछ रहे हैं पापा का नाम क्या है, तो बड़ा एक नकलीपन क्रिएट हो जाता है। तो मुझको लग बिल्कुल। रहा है कि वास्तविक दुनिया जिसमें बच्चे रहते हैं, उस दुनिया में रहने का मौका जो है बच्चों को मिलना चाहिए, और उनको बराबरी की तरह से ट्रीट करने का कि भाई ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपके पास तो हम्म सवाल आपके वैसे हो जो आपको सही में नहीं पता और आप पूछना चाहते हैं। तो हम्म ये जो कुछ चीजें हैं, मुझको लग रहा है कि इस पे यदि हम सब मिलके काम करें, तो एक हम बेहतर समाज, बेहतर बच्चे, बेहतर शिक्षा, बेहतर साहित्य का निर्माण जो है वो कर पाएंगे। बिल्कुल। आपकी इस बात से इस और भी इशारा थोड़ा मुझे लगा कि हो रहा था कि हम बड़ों को थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। जैसे जिस तरह के स्कूलों से मैं पढ़कर आई हूँ, वहां पुस्तकालय था, पर किताबें हमेशा अलमारी के अंदर अलमारी बंद में। होती थी। उसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। कांच लगा होता था, वो किताबें हम देख तो पाते थे पर छू नहीं पाते थे। और हम्म। हमारी मैडम हमें बोलती थी कि देखो तुम्हें किताब देंगे तो तुम फाड़ दोगे। तो बिल्कुल। हमको थोड़ा बड़ा होने की भी जरूरत है कि अगर हम किताब लाकर दे रहे हैं बच्चे को, तो हमारा दिल इतना बड़ा हो कि अगर कहीं फट भी गया तो फट भी कोई बात जाएगी तो नहीं, फट जाएगी, बिल्कुल मरम्मत बिल्कुल। कर देंगे उसकी, हम्म। क्योंकि हाथ लगेगा बच्चे का तो वो थोड़ा बहुत किताब के साथ हम्म। देखेंगे, उसको महसूस करेंगे तो वो फटेगी भी। बिल्कुल पर बिल्कुल। अक्सर ये गड़बड़ जो है हम बड़े जो वो है वो करते हैं। हम्म। अम, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, हाँ वो ये सही है। कि हाँ। अगर आप अपने लिखे से हमें कुछ थोड़ा सा दो चार एक अनुच्छेद पढ़ के सुना पाए, कुछ भी जो आपने खुद लिखा हो, तो वो हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए भी मजेदार हो जाएगा, अगर अभी हम्म। है तो। हाँ नहीं, मतलब सुनाया तो जा सकता है, लेकिन एक पीस, हम्म, क्या सुनाऊं, मतलब मुझको लग रहा है कि सब कुछ बड़ा बड़ा तो है, बड़ा बड़ा तो है, संक्षिप्त टाइप का कुछ चीज है। जब तक शिवनारायण जी हम्म। अपने मंथन में है कि वो हमें क्या सुनाए, हम्म। अगर आपका शिवनारायण जी से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम बिल्कुल उसको शिवनारायण जी से पूछेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं, ऐसा है कि वैसे मेरे पास जो फिक्शन में जो चीजें हैं, जो मेरी किताब आने वाली है, उसके जी। हिस्से तो एक गपशप नाम का एक पूरा कॉलम में लिखता था, पर हम्म वो बड़े बड़े किस्से होंगे। हम्म मुझको मालूम नहीं कि वो किस्से कितने
अभी सुनाने जैसे हैं। कोई छोटी पर मैं, कहानी, हाँ कोई उस कविता। आ, ठीक है, मैं एक आध कोई कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक छोटी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी। तो ये जो किस्सा है काफी सारा मतलब रियल किस्से के करीब है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था महेश। तो महेश जो है वो एक गांव में रहता था, नंदरवाड़ा नाम का गांव था। और हम लोग जो है वो पास के एक कस्बे में पढ़ते थे। तो 11वीं क्लास में हम लोग जो है वो साथ में पढ़ रहे थे। महेश को शौक था सांप पकड़ने का और सांप पालने का। हम्म। 11वीं क्लास का था, तो अब चूंकि सांप पकड़ने का और सांप पालने का शौक है, तो घर में सांपों को रखना तो बहुत मुश्किल था। तो उसने क्या हुआ कि गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में वो रहता था। और उस झोपड़ी के पास में उसने जो है वो मटके रखे थे बहुत सारे। और उन मटकों में वो सांप पकड़ के लाता था और उसमें मटकों में वो रखता था, है ना। हम्म। तो कोई मेरे ख्याल से 12-15 मटके उसके बिस्तर के आसपास जो रखे रहते थे। उसके ऊपर दिया जो है वो ढका रहता था और मटके में छेद होते थे ताकि हवा जो है वो आ जा सके। तो महेश ऐसा सांप पालने का शौकीन था। उसका एक और शौक था कि वो रोज एक नए सांप को स्कूल लेके आता था। अरे। तो वो क्या करता था कि शर्ट पहनता था और शर्ट के ऐसे अंदर जो है वो सांप को रख लेता था और स्कूल आता था। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो मुश्किल ये थी कि जहां महेश बैठ जाए उसके आसपास कोई नहीं बैठता था, क्योंकि उसके पास सांप है। जब बच्चों को सबको पता रहता था, टीचर को किसी को नहीं मालूम था। तो ऐसा जो है वो रोज 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 ऐसे चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि महेश सबसे आगे वाली उस पे बेंच पे जाके बैठ गया। तो आगे की बेंच एकदम खाली हो गई और सब बच्चे जो है वो पीछे पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे की बेंच पे कोई नहीं बैठ रहा है। कोई कह भी नहीं सकता कि महेश के पास सांप है ना। तो फाइनली अग्रवाल जी का जो क्लास थी, तो उनने जो है वो थोड़ा पीछे जो बैठे थे बच्चे, उनको थोड़ा डांट लगाई और कहा कि आगे आके बैठिए। तो बच्चे जो है, कुछ बच्चे महेश के पास बैठ गए, पीछे वाली डेस्क थी उसमें भी बिठा दिया। तो एक तरह से अब महेश अकेला नहीं था, उसके बाजू में बच्चे भी बैठे थे। अब इस बीच क्या हुआ कि ये जो बच्चे बैठे थे ये तो काफी डर रहे थे, है ना, थोड़ा दूर दूर होके, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके शर्ट के अंदर जो है सांप रखा हुआ है। अब इस बीच क्या हुआ कि वो सांप कहीं से निकल गया बाहर, और बाहर निकल गया और वो अपना क्लास में जो है एकदम चलने लगा। तो सांप जैसे सरसराते हुए चलते हैं। तो भगदड़ मच गई, सारे बच्चे जो है वो क्लास से बाहर निकल गए। और जो टीचर थे वो भाग के बाहर चले गए, है ना। पर सब बाहर चले गए, महेश जो है वो सांप के पीछे भागा। तो महेश सांप के पीछे भागा तो उसने सांप को पकड़ लिया और पकड़ के जो है वो लेके आ गया। तो उस दिन तो क्लास खत्म हो गई, कोई वहां बैठा नहीं, सांप को लेके चला गया, है ना। लेकिन उसकी जो है बड़ी मुश्किल हो गई महेश की, कि उसकी क्लास जो है वो ले ली गई। प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, उसको जो है वो स्कूल से 8 दिन के लिए जो है बाहर कर दिया। 8 दिन बाद जो है वो आने का जो है उसको परमिशन मिली। तो एक दो किस्से और महेश के सांप के ऐसे ही रहे। लेकिन दुखद ये है कि जब हम लोग मतलब मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में थे, तब एक सांप के ही काटने से महेश की जो है वो डेथ हो गई। तो बहुत सच सच ही है ये किस्सा, मतलब जो कोई एकदम हम्म। कहानी नहीं है। पर ये किस्सा मेरी वो किताब जो अभी आने वाली है, जिसका नाम होगा 1200 की बाटी और अन्य किस्से, उसमें ये किस्सा भी जो है वो शामिल होगा। तो जो मैंने आपको सुनाया है, तो उस तरह से जैसा लिखा है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, पर किस्सा एक तरह से ऐसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमें आपकी आने वाली किताब का नाम और उससे एक किस्सा भी सुना देने के लिए। बिल्कुल। जी जी। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि संज्ञा जी ने कमेंट्स में लिखा है कि बहुत अच्छी बातचीत उन्हें लगी और आपको सुनकर उन्हें बेहद खुशी भी हुई। और कोई साथी निशु ने भी लिखा है कि गजब की रोमांचक कहानी, खास बात यह है कि ये सत्य भी है। एक और हमारी दोस्त है ईशा, उन्होंने लिखा है इंतजार रहेगा किताब का। तो बहुत मजा आया शिव नारायण जी आपकी बातें सुनकर। समय थोड़ा हमारे पास 1 घंटे का ही था,
वरना और लंबी बातचीत आपसे हम करते, क्योंकि काफी सारे गहन मुद्दों को आपने इस बातचीत में छुआ और काफी उदाहरणों के साथ उसे हम सबको समझाने की भी कोशिश करी। आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। इसी के बहुत साथ मैं उन सभी साथियों का को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी जो इस पूरे सत्र के दौरान आते जाते रहे या हमारे साथ बने रहे। इसी तरीके से गपोड़िए के साथ आप बने रहिए और जमीनी स्तर पर काम करने वाले उम्दा लोगों से मिलते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, संज्ञा जी, निशु और प्रीति, आपका भी, है ना। अच्छा लगा बातचीत करके, मजा आया, है ना। तो जी जरूर जो है वो अ, दिल्ली में तो फिर मुलाकात होगी वर्ल्ड बुक फेयर के समय, जी है ना, सब मिलेंगे। तो बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, है ना, आपने बहुत मौका बहुत दिया इसके लिए भी, शुक्रिया। है ना। ओके, थैंक यू। पवन जी ने भी लिखा है कि भैया आपकी किताब का इंतजार करते हैं। मनिंदर एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है काफी मजेदार बातचीत रही। शुक्रिया। तो बढ़िया, थैंक इसी यू, के अच्छा साथ लगा, शुक्रिया। बिल्कुल बढ़िया। अलविदा।